नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। राम मंदिर दान विवाद पर चंपत राय को लेकर सवाल बढ़ते ही जा रहे हैं। उधर भारत अमेरिका ट्रेड डील पर पीयूष गोयल ने साफ कह दिया कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। बिहार में राबड़ी देवी को सरकारी बंगला खाली करने का आखिरी अल्टीमेटम मिल चुका है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात होने वाली है, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें ताकि आप ये बुलेटिन ऐप पर भी देख सकें। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों का। राम मंदिर दान विवाद पर चंपत राय का पीएमओ हिसाब देने से इनकार, भड़के केजरीवाल। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बोले गोयल, जल्दबाजी में समझौता नहीं करेगा भारत। राबड़ी देवी को सरकारी बंगला खाली करने का मिला आखिरी अल्टीमेटम, 29 जून तक कार्रवाई की चेतावनी। छात्रों को दहशतगर्द बताने पर भड़के राहुल गांधी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तुरंत मांगा इस्तीफा। उत्तर प्रदेश बीजेपी की नई टीम का हुआ ऐलान, राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह बने उपाध्यक्ष। राम मंदिर दान विवाद पर चंपत राय ने पीएमओ को हिसाब देने से मना कर दिया है। इस पर आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल भड़क गए हैं। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि सोचिए, चंपत राय ने पीएम को हिसाब देने से मना कर दिया। इतनी हिम्मत कैसे हो गई चंपत राय की? ऐसे क्या राज जानते हैं चंपत राय कि पीएम भी उनके सामने मजबूर हैं। और दूसरी ओर एसआईटी छोटे छोटे कर्मचारियों को बुलाकर सबकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। दरअसल जब पीएमओ की ओर से पूरे मामले का ब्यौरा मांगा गया तो राम मंदिर ट्रस्ट ने फिलहाल कोई जानकारी देने से मना कर दिया। ये पूरा मामला बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह की शिकायत के बाद सामने आया। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि मंदिर के चंदे, दान और जमीन के कुछ सौदों में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने मांग की थी कि ट्रस्ट अपनी स्थापना से लेकर अब तक के सभी खर्चों, बैंक खातों, संपत्तियों और वित्तीय लेन देन का पूरा विवरण जानकारी दे। शिकायत को गंभीर मानते हुए पीएमओ ने मामले को जिला प्रशासन के पास भेजकर रिपोर्ट तलब की। पीएमओ के निर्देश के बाद अयोध्या प्रशासन ने राम मंदिर ट्रस्ट से संपर्क भी किया। बताया जा रहा है कि प्रशासन की ओर से दान राशि, खर्च, बैंक खातों और जमीन खरीद फरोख्त से जुड़े दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ये कहते हुए जानकारी देने से मना कर दिया कि मामले की जांच पहले से ही एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी कर रही है और जांच पूरी होने तक कोई अलग रिपोर्ट नहीं दी जा सकती। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित बड़े व्यापारिक समझौते पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कह दिया कि भारत अपने व्यापारिक हितों की कीमत पर जल्दबाजी में कभी भी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि जब तक भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजार में वियतनाम और अन्य एशियाई देशों के मुकाबले टैरिफ में स्पष्ट फायदा और ज्यादा बढ़त नहीं मिलती, तब तक भारत इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। हालांकि दोनों देशों के बीच बातचीत अंतिम चरण में है और कई मुद्दों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन भारत ने अपने रुख से पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया है। कोलकाता के तारातल्ला इलाके में निर्माणाधीन 3 मंजिला गोदाम अचानक भरभरा कर गिरने की वजह से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि जिस समय ये हादसा हुआ उस वक्त करीब 40 मजदूर गोदाम के अंदर काम कर रहे थे। अचानक छत और शेड गिरने से कई मजदूरों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और वो मलबे के नीचे दब गए। हादसे के दूसरे दिन भी राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। हालांकि गुरुवार को हुई भारी बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं ने बचाव कार्य को और मुश्किल बना दिया है। खराब मौसम के बावजूद टीमें लगातार काम कर रही हैं, क्योंकि आशंका है कि अभी भी कुछ मजदूर मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बिहार सरकार ने उनके सरकारी आवास को खाली करने के लिए आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को पटना स्थित उनके चर्चित 10 सर्कुलर रोड बंगले को खाली करने का आखिरी नोटिस जारी कर दिया। सरकार ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर 29 जून तक ये बंगला खाली नहीं किया गया तो बिहार सरकार परिसर अधिनियम के तहत सख्त कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। विभाग के मुताबिक राबड़ी देवी को पहले भी कई बार नोटिस भेजे जा चुके हैं और उनके लिए 39 हार्डिंग रोड पर नया आवास भी आवंटित किया जा चुका है, लेकिन उन्होंने अब तक पुराना बंगला नहीं छोड़ा है। दरअसल 10 सर्कुलर रोड का ये बंगला सिर्फ एक घर नहीं बल्कि सालों से आरजेडी की राजनीति का मुख्य केंद्र रहा है। इससे पहले मई 2026 में मिले नोटिस पर राबड़ी देवी ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा था कि सरकार चाहे तो पुलिस बल भेज दे, लेकिन वो खुद से घर तो खाली नहीं करेंगी। अब देखना होगा कि 29 जून की डेडलाइन पर लालू परिवार क्या कदम उठाता है। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को समर्थन देते हुए पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। वांगचुक ने कहा कि अगर 27 जून तक सरकार जनता के सवालों पर जवाबदेही नहीं दिखाती
और कोई ठोस पहल नहीं करती तो वो 28 जून से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। वांगचुक ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ सत्ता चलाना नहीं बल्कि जनता की बात सुनना और उसके प्रति जवाबदेह होना भी होता है। उनके मुताबिक लंबे समय से छात्र, युवा और अभिभावक शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज को गंभीरता से सुना नहीं जा रहा। इसी वजह से उन्होंने सरकार को अंतिम मौका देते हुए 27 जून तक का समय दिया है। जंतर मंतर पर सीजेपी का धरना पिछले 6 दिनों से जारी है। आंदोलनकारी लगातार छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और सामाजिक संगठनों से जुड़ने की अपील कर रहे हैं। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं को कहा आतंकवादी, भड़क उठे राहुल। शिवराज के बेटे वाले बयान पर राहुल ने जताया खेद। भगवंत मान फिर बोले, वायरल वीडियो में मैं नहीं था। यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान, नीरज सिंह बने उपाध्यक्ष। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के उस बयान पर सीधा निशाना साधा जिसमें प्रधान ने कॉकरोच जनता पार्टी और युवाओं को दहशतगर्दों की बी टीम कहा था। अब राहुल ने एक्स पर लिखा है कि सत्ता के अहंकार में डूबी मोदी सरकार अब इस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि अपने अधिकारों, निष्पक्ष परीक्षाओं और सुरक्षित भविष्य की मांग करने वाले छात्रों को ही शिक्षा मंत्री आतंकवादी कह रहे हैं। राहुल का कहना है कि जरा सोच कर देखिए कि जिसकी नाकामी से इतने पेपर लीक हुए, जिसके राज में 20 बच्चों ने जान दे दी, जिसने करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया, वो आज पीड़ित बच्चों और उनकी आवाज उठाने वालों को दहशतगर्द बता रहा है। पर यह कोई नई बात नहीं है। अन्नदाता किसानों को आंदोलनजीवी और परजीवी कहा गया, सवाल पूछने वालों को एंटी नेशनल कहा गया और अब युवाओं को दहशतगर्द। राहुल बोले कि जो भी सरकार से सवाल पूछे उसे देशद्रोह बता दो और साथ में ये पूरी राजनीति चल दो। धर्मेंद्र प्रधान जी, देश के करोड़ों युवाओं से तुरंत माफी मांगिए और अपनी नाकामियों के लिए इस्तीफा दीजिए। राहुल ने यह भी कहा कि आप मुझ पर जितने चाहें हमले कर लीजिए। मैंने कोटा से कहा था कि और फिर कहता हूं कि ये शिक्षा व्यवस्था आज सिर्फ और सिर्फ एक वसूली तंत्र बन गई है। मैं इसे ऐसे रहने नहीं दूंगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह द्वारा दायर मानहानि मामले को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत द्वारा जारी समन और मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है। अपनी याचिका में राहुल गांधी ने खेद जताते हुए स्पष्ट किया कि साल 2018 में झाबुआ की एक चुनावी सभा के दौरान पनामा पेपर्स मामले को लेकर दिया गया उनका बयान कार्तिकेय सिंह के बारे में नहीं था और उनके बयान को गलत तरीके से कार्तिकेय से जोड़कर देखा गया। दूसरी तरफ कार्तिकेय सिंह का ये आरोप है कि इस बयान से उनकी सार्वजनिक छवि खराब हो गई और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। इसी शिकायत पर सांसदों, विधायकों की विशेष अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। बुधवार को हुई सुनवाई में राहुल गांधी की ओर से निचली अदालत के रिकॉर्ड पेश किए गए, जबकि कार्तिकेय की ओर से अधिवक्ता संकल्प कोछार ने अपना पक्ष रखा। अब न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई होगी। पंजाब में वायरल हो रहे कथित सैक्रिलेज वीडियो को लेकर बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया है। इस पूरे मामले पर फिर से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति वो नहीं है बल्कि उनके जैसा दिखने वाला एक नकाबपोश शख्स है। मोहाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मान ने दावा किया कि वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की गर्दन पर वो खास निशान भी नहीं है जो उनकी सर्जरी के बाद का है, जिससे ये साबित होता है कि वीडियो फर्जी है। भगवंत मान ने अपने समर्थन में एक पुराना वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि वीडियो जारी करने वाले जगमन समरा उसी मास्क को एक कार में दिखा रहे हैं जो कथित तौर पर उनकी नकल करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सब उन्हें बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश है और इसके पीछे बड़ा राजनीतिक साजिश छिपी हुई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी ने बड़ा बदलाव करते हुए अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नई कार्यकारिणी की घोषणा की जिसमें कई बड़े नामों को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस नई टीम में कुल 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री और 19 मंत्रियों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही पार्टी ने 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों के नाम भी घोषित किए हैं जिससे संगठन को राज्य भर में और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। सबसे ज्यादा चर्चा इस लिस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह के नाम को लेकर हो रही है जिन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा कई अनुभवी नेताओं को भी जिम्मेदारियां दी गई हैं जिनमें सुरेश राणा, मोहित बेनीवाल, दुर्विजय शाक्य, पूजा पाल, कामेश्वर सिंह, सुरेश मौर्य और राजेश यादव जैसे नाम शामिल हैं। वहीं 8 नेताओं को महामंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी ने इस पूरी सूची को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए सभी नए पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं और संगठन को और मजबूत बनाने की बात कही है।
वेनेजुएला में आए डबल भूकंप में अब तक कम से कम 164 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 971 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बुधवार को सिर्फ 1 मिनट के अंदर आए 2 शक्तिशाली भूकंपों ने राजधानी काराकस समेत कई शहरों में भारी तबाही मचा दी। पहला झटका 7.1 तीव्रता का था और उसके तुरंत बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया, जिसने हालात बिगाड़ दिए। ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं, सड़कें दरक गईं और लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर भागते नजर आए। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक इस भयानक आपदा में जैसे जैसे राहत का काम शुरू हो रहा है और आगे बढ़ रहा है, मरने वालों की संख्या और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। राजधानी काराकस और आसपास के इलाकों में हालात इतने खराब हैं कि कई जगहों पर पूरी इमारतें ढह गई हैं और मलबे के नीचे लोगों के दबे होने की आशंका बनी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.